हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इसके पहले वाले फिजिक्स के 6 वीडियोस देख लिए होंगे जो मैंने बनाए थे। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है। ये फिजिक्स का 7वां वीडियो है जिसमें मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लाइट ईयर इज, कह रहा है कि लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर मैंने पहले भी एक बार बता रखा है शायद, कि ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। डिस्टेंस नापने की यूनिट होती है जब हमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़े डिस्टेंस को नापना होता है, जैसे कि हमें अर्थ से सन की डिस्टेंस नापनी हो या अर्थ से मून की डिस्टेंस नापनी हो, तब हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। पहला कह रहा है लाइट इमिटेड बाय द सन इन 1 ईयर, ये गलत है। दूसरा कह रहा है टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, टाइम का ये मेजरमेंट नहीं देता है, लेंथ का मेजरमेंट देता है या फिर डिस्टेंस का मेजरमेंट देता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर, कह रहा है कि एक साल में फ्री स्पेस में जो लाइट ट्रेवल करती है जितना डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो वंस अराउंड द सन, कह है कि सन का एक राउंड लगाने में अर्थ को जितना टाइम लगता है वो है। तो टाइम की यूनिट दे रहा है तो सीधे सीधे ये गलत हो जाएगा, ये टाइम का बताता ही नहीं है, ये डिस्टेंस बताता है। यहाँ पर डिस्टेंस हमें एक ही जगह पर दिया हुआ है, सी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट होगा। लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस बताता है पहली चीज, और अगर उससे पूछ ले कि डेफिनेशन क्या होती है तो डेफिनेशन इस ऑप्शन में दे रखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसमें टोटल आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। प्रॉपर शेड्यूल वाइज टेस्ट हो रहे हैं, 2 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपको ये टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट की प्राइस हमने सिर्फ 99 रुपीज़ रखी है। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसे ले सकते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको अगर आप लेट लेते हैं फिर भी आपको 10 टेस्ट टोटल मिलेंगे। टेस्ट को आप चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है इसमें, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। टेस्ट का आप पीडीएफ भी बना सकते हैं, पीडीएफ बनाकर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको खरीदना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके टेस्ट बाय कर सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, लेंथ कैसे नहीं नापी जा सकती है, मतलब डिस्टेंस कैसे हम नहीं नाप सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है फर्मी, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। डिवाई, माइक्रोन और लाइट ईयर, लाइट ईयर भी मैंने अभी बताया कि ये भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो हम इसको भी हटा देंगे। और माइक्रोन जो होता है ये भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो हम इसको भी आंसर नहीं लगा सकते हैं। डिवाई जो होता है ये डाइपोल मोमेंट को बताता है, डिवाई जो होता है ये डाइपोल मोमेंट को बताता है, डाइपोल मोमेंट को बताता है, ये डिस्टेंस को नहीं बताता है, डाइपोल मोमेंट को बताता है। तो हमसे पूछा है लेंथ हम किससे नहीं नाप सकते हैं, तो हम डिवाइस से नहीं नाप सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 पार्सेक इज इक्वल टू, 1 पार्सेक किसके बराबर होता है। तो 1 पार्सेक जो होता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो में पहले भी बता रखा है कि ये कितना होता है। यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 1 पार्सेक कितना होता है। 1 पार्सेक जो होता है 3.26 लाइट ईयर्स होता है, लाइट ईयर्स होता है, मतलब 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स होता है डिस्टेंस में। तो हम ऑप्शन में खोज लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 3.26 लाइट ईयर्स। क्वेश्चन कह रहा है सिस्टमिक एरर्स कैन बी, कह रहा है सिस्टमिक एरर कौन सा हो सकता है इसमें, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता है।
तो हम देख लेते हैं कि सिस्टमिक एरर क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है कि नहीं, या सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो सिस्टमिक एरर्स जो है ये यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का या यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। सिस्टमिक एरर्स वो होते हैं जो हम इंस्ट्रूमेंट की वजह से करते हैं। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं हम उसको सिस्टमिक एरर्स कहते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव हो या फिर सिर्फ निगेटिव हो। अगर इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में ये आ सकता है। इसका आंसर जो आएगा, एरर जो आएगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है, दोनों सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। सिस्टमिक एरर क्या होता है मैंने बता दिया। सिस्टमिक एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से आता है। जो हम गड़बड़ी करते हैं उसकी वजह से जो आता है उसको नहीं कहते हैं सिस्टमिक एरर। जो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से आता है हम उसको कहते हैं कि ये सिस्टमिक एरर है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन। इसमें से कौन सा वन डायमेंशनल मोशन है। तो वन डायमेंशनल मोशन हमें अगर पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन में एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, हमें ये ध्यान रखना है। जैसे कि कोऑर्डिनेट अगर हम बनाएं, एक्स वाई जेड हम बनाते हैं, ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। तो अगर हम वन डायमेंशनल मोशन देखेंगे तो सिर्फ ये चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है इसके साथ साथ, तो ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगा। या तो फिर सिर्फ ये चेंज हो, या फिर ये चेंज हो, या फिर ये चेंज हो, तीनों में से कोई एक ही चेंज होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन सा होगा इसमें से वन डायमेंशनल मोशन। पहला कहा है लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के लैंडिंग में वन डायमेंशनल होता है, तो ये नहीं हो सकता। जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है तो वो टू डायमेंशनल मोशन या थ्री डायमेंशनल मोशन कर सकता है, क्योंकि वो टिल्ट होके लैंड करता है। उस टाइम पे कई कोऑर्डिनेट उसके चेंज होते हैं। दूसरा कह रहा है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन के चारों ओर जो अर्थ चक्कर लगाती है उसको, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अर्थ जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका सिर्फ एक डायमेंशन नहीं चेंज होता, एक कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होता है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, या फिर कहें तो दोनों तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन। कह रहा है कि मूविंग ट्रेन, एक ट्रेन चल रही है, उसके व्हील्स के मोशन को कह रहा है। तो जब ट्रेन चल रही है, उसके व्हील जो मोशन कर रहे हैं ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यानी कि रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। और रोटेशनल मोशन 1D कभी हो ही नहीं सकता है। रोटेशनल मोशन जो होता है ये 1D नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। कह रहा है कि ट्रेन एक स्ट्रेट ट्रैक पर चल रही है। इसमें दोनों ऑप्शन में एक छोटा सा अंतर किया हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मतलब चेंज हो गया है इनका। पहले में ट्रेन की ही बात किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो ऑप्शन में आंसर जो दिया है वो कहा है कि उसके व्हील की बात हम कर रहे हैं, उसके पहिए की बात कर रहे हैं। लेकिन डी ऑप्शन में उसने क्या कहा है, उसने कहा हम पूरे ट्रेन की बात कर रहे हैं, अब हम पहिए को नहीं देख रहे हैं, हम ट्रेन को देख रहे हैं। तो जब हम ट्रेन को देखते हैं तो ट्रेन हमें एक लाइन के जैसी दिखती है और वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है, तो ये हमारा वन डायमेंशनल मोशन शो करेगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल मोशन। क्वेश्चन कह रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। कह रहा है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो सकता है। जब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट एक वीडियो में थियरी में समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, वहाँ पर मैंने बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन हमेशा एक से ज़्यादा होगा, कौन एक से कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। तो हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखें और डिस्टेंस नीचे रखें
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एक बार उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दिया तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। तो अगर ये जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब या तो एक आएगा या फिर एक से कम आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके आपको बता दे रहे हैं। हमने माना कि डिस्प्लेसमेंट एक है, डिस्टेंस क्या है 1 है, क्योंकि डिस्टेंस इससे नीचे नहीं हो सकती। डिस्टेंस ना तो जीरो हो सकता है ना ही माइनस में जा सकता है। डिस्टेंस हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं देखा जाता है। तो हम हमेशा इसको जोड़ कर लिखते हैं जितना भी हम मूव करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया है तो हम इसको जोड़ के पूरा लिखेंगे। लेकिन अगर फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, फिर ये डिस्टेंस को जोड़ेंगे और टोटल लिख देंगे। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो बताता है वो बताता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो दोनों यहाँ पर सेम हो जाएंगी, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। तो रेशियो जो आएगा हमेशा या तो एक आएगा या फिर एक से कम आएगा। क्यों आएगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, हमने डिस्प्लेसमेंट एक लिया और डिस्टेंस भी एक लिया तो एक आया। अब हमने डिस्प्लेसमेंट 1 लिया और डिस्टेंस को 2 कर दिया तो ये 1 से कम आएगा। इसका जो आंसर आएगा 1 से कम आएगा, यानी कि 0.5 आएगा। अब 1 से कम हम डिस्टेंस को नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमने कहा कि या तो इसका रेशियो 1 आएगा या फिर उससे कम आएगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है ऑलवेज लेस देन 1, दूसरे में ऑलवेज इक्वल टू 1, तीसरे में दिया है ऑलवेज मोर देन 1 और चौथे में दिया हुआ है इक्वल टू और लेस देन 1। हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, या तो बराबर होगा एक के या फिर एक से कम होगा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। कह रहा है कि जब एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, कुछ समय के लिए ही मोशन कर रहा है, लेकिन मोशन कर रहा है तो उसकी कौन सी चीज जीरो हो सकती है। तो हम एक पार्टिकल ले लेते हैं, मानते हैं कि ये मोशन कर रहा है, मोशन करते करते वो इस पोजीशन पर पहुंच गया, पहले ए पर था अब बी पर है। तो इसमें कौन सी चीज जीरो हो सकती है। सबसे पहले दिया हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता, इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया। अगर पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया तो उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा जरूर। दूसरा कहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा था, यहाँ आया और उसके बाद फिर से घूम के यहाँ पर अपने पुराने पोजीशन पर चला जाए। तो जैसे ही अपने पुराने पोजीशन पर जाएगा डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। तीसरा कहा है स्पीड, स्पीड जीरो हो सकती है, लेकिन उसे देना पड़ेगा कि पार्टिकल रुक चुका है। जब पार्टिकल रुक चुका होगा तभी हम स्पीड को जीरो लगाएंगे, नहीं तो हम स्पीड को जीरो नहीं लगा सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो सबसे सही यहाँ पर बैठेगा, सबसे सटीक होगा, वो बी ऑप्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज जीरो। कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल है उसने जीरो डिस्टेंस कवर की है, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। हम उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये कोई पार्टिकल ए पोजीशन पर था, हमसे कहा है डिस्टेंस जीरो है। अगर डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब उसने कोई मोशन नहीं किया हुआ है। मैंने पहले ही बताया जैसे ही मोशन करेगा तो पार्टिकल का डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता, यानी कि पार्टिकल अभी भी यहीं पर है। तो अगर पार्टिकल यहीं पर है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो आएगा। इससे आप एक कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं कि अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही जीरो आएगा आपका। तो क्वेश्चन ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। इट मे और मे नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, इट इज नेगेटिव, इट मस्ट बी जीरो। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो होना ही पड़ेगा।
द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल हैज चेंज्ड, कह रहा है किसी पार्टिकल का लोकेशन चेंज हो गया है। व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले कोई पार्टिकल था ए पोजीशन पर था, उसने अपना लोकेशन या पोजीशन चेंज किया, बी पोजीशन पर आ गया। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि पोजीशन चेंज हो गई है, लोकेशन चेंज हो गई है। तो अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर पॉजिटिव में आएगी, पहली चीज जीरो हो ही नहीं सकती है क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ है। डिस्प्लेसमेंट में अगर हमसे ये नहीं कहता कि पार्टिकल की लोकेशन चेंज हो गई है तो हम जरूर कह सकते थे कि वो जीरो भी हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है, लेकिन उसने कहा है कि पार्टिकल ने पोजीशन चेंज किया है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर जीरो तो नहीं आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता है। अब तो ऑप्शन में हम खोज लेते हैं कि दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं, ये कहा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है नाइदर कैन बी जीरो, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि दोनों में से कोई जीरो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में कहा वन में भी जीरो, ये गलत हो जाएगा, बोथ में भी जीरो, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। ये ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। उसका रीजन ये है कि ये में नहीं लगाया है। साफ लिखना चाहिए था इसे कि वन इज पॉजिटिव एंड अदर मे बी पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से लिखता तो ये सही होता, लेकिन इसने साफ साफ कहा है कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर निगेटिव ही आएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट, स्केलर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते, डायरेक्शन नहीं देखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा कैन नेवर टेक निगेटिव वैल्यूज, कह रहा है स्केलर क्वांटिटी कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकता है। तो ये कोई मतलब नहीं है इस ऑप्शन का, स्केलर क्वांटिटी भी निगेटिव में आ सकती है। दूसरा कह रहा हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, कह रहा है कि स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वेरी नहीं करता है। तो क्यों नहीं वेरी कर सकता, स्केलर क्वांटिटी भी वेरी कर सकता है। हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, लास्ट ऑप्शन जो दिया है उसने कहा है कि सेम वैल्यू होगा कब, जब ऑब्जर्वर उसे डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन से देखेगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा। क्यों होगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक ट्रेन चल रही है या फिर आप कहें तो एक बस चल रही है, बस चल रही है, आप बस में बैठे हैं। जब आप बस में बैठे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी बस चल रही है अगर आप बाहर ना देखें तो। अगर आप सिर्फ अंदर देखें, बस में नीचे ही देखते रहें, तो आपको पता नहीं चलेगा कि बस चल रही है, क्योंकि आप बस के अंदर बैठे हैं। तो जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसकी वजह से आपको पता नहीं चलता है कि बस चल रही है, क्योंकि आप भी उसके साथ मोशन कर रहे हैं। लेकिन उसी बस को कोई बाहर से जो देखेगा, रोड पे खड़ा होकर देखेगा, उसे वो बस चलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये वेक्टर क्वांटिटीज में आता है, स्केलर क्वांटिटी में यही डिफरेंस नहीं आता है। और इसमें यही समझाने के लिए, और डी ऑप्शन में यही समझाना चाह रहा है, वो यही बताना चाह रहा है कि जब हम डिफरेंट ओरिएंटेशन से देखें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहनी चाहिए, हम चाहे जिस डायरेक्शन से देखें। क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वजह से इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हम इसे चाहे जहां से देखें ये सेम ही रहता है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कह रहा है एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें, प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से मोशन होता है। कह रहा है यहाँ पर
टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी पर उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो या फिर जी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हम कोई चीज़ ट्रेजेक्टरी में फेंकते हैं या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हैं तो वो सबसे पहले ऊपर जाता है, कहीं पर जो हम जिस एक्सेलरेशन से फेंके रहते हैं वो एक्सेलरेशन खत्म होता है और वहां से उसे जी अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है, जी डाउनवर्ड लगना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ट्रेजेक्टरी में सबसे टॉप पर होगा वहां पर सिर्फ जी लग रहा होगा और नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो डी ऑप्शन में हमें दे रखा है जी होगा गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जिसको इंग्लिश में कहें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिर्फ जी लगेगा जब प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी पे कोई एक पार्टिकल टॉप पर होगा, अपने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 2 जी लिख रखा है, एक ही होगा, वो गलती से मिस टाइप हो गया है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी लिंक्ड टू टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। कह रहा है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी लिंक्ड टू टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। पहला ऑप्शन कह रहा है टू चेंज इट्स पोजीशन, दूसरा कह रहा है टू चेंज इट्स डायरेक्शन, तीसरा कह रहा है टू चेंज द मोमेंटम, चौथा कह रहा है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। तो इनर्शिया मैंने बता रखा है, दोनों तीनों वीडियो में मैंने बताया हुआ है फिजिक्स के कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है और ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो कंटिन्यू मोशन कर रही होगी जब तक कि हम इसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक नहीं देते हैं। दूसरा क्या कहता है, अगर कोई बॉडी ये रुकी हुई है तो ये तब तक मोशन नहीं करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई न किया जाए। मतलब क्या कह रहा है कि इनर्शिया क्या काम करता है, वो मोशन को रोकने की कोशिश करता है या फिर किसी बॉडी के जिस स्टेट में है उससे चेंज होने में रोकता है, वो उस स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो हमारा डी ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया हुआ है टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा है इफ म्यू एस म्यू के एंड म्यू आर आर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, दो बार चीजें लिख दी गई, जैसे कि ये 2 बार लिख दिया है और यहाँ पर म्यू आर 2 बार लिख दिया गया, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। ये सिर्फ है म्यू एस म्यू के और म्यू आर। म्यू एस जो होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है, म्यू के जो होता है ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है और म्यू आर जो है ये रोलिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। तो हमको ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा होता है और कौन सबसे छोटा होता है। तो अगर हमें बताना है कि म्यू के, म्यू एस और म्यू आर में कौन सबसे बड़ा होता है और कौन सबसे छोटा होता है, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे छोटा जो होता है म्यू आर होता है, उसके बाद म्यू के होता है और उसके बाद म्यू एस होता है। मतलब सबसे बड़ा होता है म्यू एस, उसके बाद होता है म्यू के और सबसे छोटा होता है म्यू आर। ये फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट हैं, आपने इनको पढ़ा जरूर होगा। ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैंने ये लिख दिया है, ऑप्शन में 2 बार रिपीट कर दिया गया है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको लिख के बता दिया। आप चाहें तो ऑप्शन में इसको खोज सकते हैं, सिर्फ डबल कर दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी याद कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में खोज सकते हैं। नो वर्क इज डन इफ, कह रहा है कि कोई काम नहीं होगा अगर। फिजिक्स में जो वर्क डन होता है उसके लिए अलग रूल्स लगते हैं, मैंने उसके बारे में बता रखा है कि वर्क डन अगर पता करना है कि 0 होगा, नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा तो हम कैसे पता करेंगे। हम वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे, वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट एस या फिर एफ डॉट डी, या डॉट को हटाते हैं तो हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा डिसाइड करता है कि काम निगेटिव में होगा, 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो हमसे पूछा है कोई काम कब नहीं होगा। पहला चीज जो है इसकी कंडीशन होती है अगर 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा हो, जैसे कि बॉडी मोशन इधर कर रही है और हम फोर्स इधर लगा रहे हैं या फिर
इधर लगा रहे हैं तो वर्क डन जो होता है ये 0 होता है। दूसरी कंडीशन, अगर फोर्स ही 0 हो जाए तो भी वर्क डन 0 होगा। तीसरी कंडीशन, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, तो भी वर्क डन 0 होगा। तो हमसे कहा है पहला डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो ये भी सही है। फोर्स इज 0, ये भी सही है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी सही है। तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स, कह रहा है कि वर्क डन बाय ए फोर्स उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, ये हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिपेंड अपॉन। पहला कहा हुआ है डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा कहा है डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तीसरा कहा है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, कभी भी वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, इसको फ्रेम से कोई मतलब नहीं होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें देखने की जरूरत नहीं होती है जब हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जहां पर दिया हुआ है डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। ऑप्शन पढ़ लेते हैं तभी ये समझ में आएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। lies always outside the body, may lie within, outside or on the surface of the body, lies always inside the body, lies always on the surface of the body। तो उसने जनरल दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो सकता है, हमें ये बताना है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के शेप, साइज, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। जैसे कि कोई ये बॉडी है तो इसके सेंटर में भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ भी आ सकता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ भी आ सकता है, वो कहीं पर भी आ सकता है। उसकी पोजीशन, लोकेशन, शेप, साइज, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि विद इन, आउटसाइड या सरफेस, तीनों पर हो सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। रोटेटरी मोशन लीनियर वेलोसिटीज ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर, कह रहा है कि जब रोटेटरी मोशन होता है तो लीनियर वेलोसिटी जो होती है किसी भी पार्टिकल का, उसका क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, वो चेंज हो रही होती है, घट रही होती है, बढ़ रही होती है, क्या हो रही होती है। तो जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो उसमें अगर हमें लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए कह दे तो हम फार्मूला यूज करते हैं R इंटू ओमेगा, ये फार्मूला यूज करते हैं। हमसे कहा है ऑल पार्टिकल्स, मतलब अगर कोई बॉडी है, जैसे कि कोई ये बॉडी है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, हमसे पूछ रहा है इसके सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी। तो ये जो R है ये रेडियस है, ये रेडियस सभी पार्टिकल के लिए डिफरेंट होता है क्योंकि ये पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पर होते हैं। तो जब हमारा R डिफरेंट होगा तो V भी चेंज होगा। हमसे क्वेश्चन ऑप्शन में कहा है सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, जीरो होगा, या फिर हम कह नहीं सकते, नहीं, हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट होगा। रोटेटरी मोशन में सभी पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट आता है, सभी पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता है। जैसे कि एक बॉल है, अगर ये रोटेटरी मोशन कर रही है तो इसके सभी पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी आएगा वो डिफरेंट आएगा। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑफ लगेगा, ऑफ लगाना भूल गया है। द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू, किसी भी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के जो चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज आता है, उसके टाइम को हम क्या कहते हैं, उसके टाइम को हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। इसको इस तरीके से इसका सिंबल होता है, इसको हम टाउ कहते हैं।
तो फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, टॉर्क है, लीनियर मोमेंटम नहीं हो सकता। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है, हमने इस पे कोई फोर्स लगाया था तो इसका शेप या साइज चेंज हो गया था। जैसे कि एग्जांपल ले लें, हमने एक बॉल को हाथ में प्रेस करके रखा था तो वो पिचकी हुई थी। जैसे ही हमने उसे छोड़ा तो बॉल अपने पुराने पोजीशन और शेप में आ गई। तो पूछ रहा है कि जो बॉल अपने पुराने पोजीशन और शेप में आ गई वो किस वजह से आ गई, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है जिसकी वजह से वो फिर से अपने पोजीशन या अपने शेप में आ गई है। सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन को समझना कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये इलास्टिसिटी चैप्टर से, ये इलास्टिसिटी चैप्टर से। तो वो पूछ रहा है कि किस प्रॉपर्टी की वजह से शेप फिर से रीगेन हो गया जैसे ही हमने फोर्स को हटाया। तो ये इलास्टिसिटी की वजह से होता है। इलास्टिसिटी का काम होता है किसी चीज को कितना वो खींच सकता है और फिर अपने पोजीशन को रीगेन कर सकता है, अपने शेप को रीगेन कर सकता है, उसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। टोटल अभी 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। आपके एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं, टोटल 40 से 45 दिन बचे हैं। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अगर आप पढ़ाई में गैप करेंगे तो उससे आपके स्कोर पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ही जो पढ़ाई होती है वो बहुत फर्क करती है। रिवाइज करते रहिए, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पास कोई बुक है वहाँ से करिए, नहीं तो कहीं और से कंटेंट मिलता है तो वहाँ से करिए। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे।